नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को अच्छा, खूबसूरत और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूं एक जानदार, जोरदार, जबरदस्त और खूबसूरत सी क्लास में। तो आइएगा साथियों, शुरू करते हैं अपनी एक बढ़िया सी क्लास को। उससे पहले छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ कि अगर साथियों आप हमारी क्लास को फ्री यूट्यूब पर अगर आप कोर्स पढ़ रहे हो तो हमारी क्लासेस का कुछ टाइम टेबल है, यानी कि जो विराट बैच चल रहा है यूट्यूब पर थ्योरी का, उसका टाइम टेबल क्या है वो आप जान लीजिएगा। जैसे मेरा तो आपको पता ही है साथियों, 9 बजे आपको डेली मेरी क्लास मिलती है। इसी टाइम पर 9 बजे मैं आपके सामने आता हूँ। लेकिन सुबह 9 बजे जो चलती है वो आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है। साथियों 10 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है और फिर साथियों 10 बजे आपकी किसकी, मैथ की क्लास चलती है। तो ये हमारा फ्री यूट्यूब का टाइम टेबल है जो आपको पता होना चाहिए। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप विराट बैच में साथियों पढ़ते रहिएगा। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट टीम के साथ साथ चीजें प्रोवाइड करवा रही है, जिसमें साथियों आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। साथ के साथ अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको जो पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ के लिए साथियों इस साइंस मैग्नेट वाले टेलीग्राम पर आप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम में मिलती है। जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको साथियों साइंस मैग्नेट पे मिलती है, यानी कि जो फ्री यूट्यूब पर क्लास चल रही है ना, इसकी पीडीएफ जो है मैं बोर्ड वाली पीडीएफ जो डालता हूँ वो आपको साइंस मैग्नेट टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। दूसरा दोस्तों, अभी हमारा एक बैच चल रहा है, जिस बैच के अंदर साथियों मैं आपको एक फाउंडेशन कोर्स के तहत सारी जीके पढ़ा रहा हूं, चाहे साथियों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके वगैरह। तो सब कुछ साथियों इस निर्माण बैच के अंदर मैं आपको कवर करा रहा हूं। अभी तक इसकी फीस साथियों पहले 599 थी, फिर 499 हुई थी। अभी साथियों इस पर 499 पे भी साथियों आपका एक डिस्काउंट चल रहा है। और डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साथियों एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा NY100। क्या करेंगे, NY100 जैसे ही कूपन कोड लगाएंगे तो 499 से भी साथियों ये अमाउंट कम हो जाएगा। ये 7 तारीख तक साथियों आपका था यहाँ पर ऑफर। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से फीस साथियों 499 ही हो जाएगी। तो फिर आप दोबारा मत कहिएगा सर ऑफर ऑफर, अभी आपको चांस मिल रहा है तो जल्दी से इनरोल कर लो। इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें रहने वाली है। इसमें आपको मैं नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिलेगा, है ना। 2024 के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा कोर्स साथियों आपका रहने वाला है, जिसको पढ़ के आपको साथियों मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप ये कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं तो कॉम्बो बैच पर साथियों आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा NY200। NY को 200 लगाएंगे तो फिर साथियों इस वाले अमाउंट पर अब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको सभी के फाउंडेशन कोर्स मिल जाते हैं। जाके साथियों आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो अंतिम क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे, अंतिम क्लास में मैं आपको बता के चला था कि साथियों ऐसा हो रहा था कि जब हमने जाना था, क्या जाना था, हमने ये जाना था कि दोस्तों प्राचीन काल में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो आपने कहा सर महाजनपदों की संख्या 16 थी। क्या आप ये बात पता है कि नहीं पता है? क्या हुआ करते थे दोस्तों? 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये 16 महाजनपद जो हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था कि इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद तो यूपी में ही हुआ करते थे, है ना। 8 महाजनपद यूपी में हुआ करते थे। बाकी एक जैसे राजस्थान में मत्स्य वाला हो गया, एक 3 साथियों बिहार में हो गए, एक MP में हो गया, 2 भारत के बाहर हो गए और एक दक्षिण भारत में हो गया। तो 8 महाजनपदों में हमने ये जाना था कि एक महाजनपद ऐसा था, मतलब 8 महाजनपद यूपी में थे और इन बाकी के महाजनपदों में एक महाजनपद ऐसा था जो सबसे शक्तिशाली था। इसका नाम क्या था? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद ही क्यों शक्तिशाली था? तो ये बात तो मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं कि रीजन क्या था, आखिरकार मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों था। ये पहली क्लासों में मैं आपको बता चुका हूं। फिर मैंने कहा था कि जो मगध है, इस मगध पर तो कई सारे वंशों ने शासन किया था। कई सारे वंशों ने शासन किया। हर्यक वंश पढ़ा था हमने, शिशुनाग वंश पढ़ा था, उसके अलावा साथियों हमने नंद वंश पढ़ा था। तो कई सारे वंशों ने शासन किया था। उन वंशों में सत्यो हम कहां तक पढ़ चुके थे? हम सत्यो नंद वंश तक पढ़ चुके थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? जरा एक बार कमेंट करना। हम कहां तक पढ़ चुके थे? नंद वंश तक पढ़ चुके थे। और इस नंद वंश के शासक का नाम मैंने आपको बताया होगा, जो घनानंद हुआ करता था। क्या नाम था? घनानंद सत्य क्या हुआ करता था? इस नंद वंश का शासक हुआ करता था। जब भारत पर एक आक्रमणकारी आक्रमण करने के लिए आ रहा है, जिसका नाम था दोस्तों सिकंदर। सिकंदर सिकंदर भारत पर अटैक करने के लिए आ रहा था। तो उस समय मगध पर नंद वंश का राजा घनानंद शासन कर रहा था।
और सबकी अपेक्षाएं थी कि मगध ही सिकंदर को टक्कर दे सकता है, क्योंकि मगध ही सबसे शक्तिशाली था। फिर मैंने आपको बताया होगा कि यहां पर सबसे इन्वॉल्वमेंट एक टीचर का होता है, जिसका नाम होता है दोस्तों चाणक्य। क्या नाम होता है? चाणक्य। इन चाणक्य को आप दोस्तों कौटिल्य के नाम से भी जानते हो, इन्हें आप कौटिल्य भी कह सकते हो। इनके 3 नाम है, हालांकि नाम तो इनके 12 मिलते हैं इतिहास के अंदर, लेकिन जो प्रमुख है साक्ष्य के आधार पर वो साथियों 3 है, कौटिल्य, और एक नाम है साथियों इनका विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। तो इनके साथियों 3 नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जो चाणक्य जो है इन्होंने इंटरफेयर किया, और इंटरफेयर ऐसे किया कि जाके साथियों समझाने की कोशिश करिए इस नंद वंश के शासक घनानंद को। मैंने आपको कल ये बात बताई होगी कि चाणक्य इस नंद वंश के शासक के पास गए, घनानंद के पास, और जाके कहा कि भाई सिकंदर बढ़ता चला आ रहा है, उसने अंबी वगैरह जो राजा है उधर के उनको हरा दिया है, पोरस को भी उसने हरा दिया है, तो कम से कम तू एक बार ध्यान तो दे इन चीजों पे, तू थोड़ा अपनी सेना वगैरह को तो तैयार कर, नहीं तो सिकंदर पूरी तरह से भारत को विजित कर लेगा, भारत को जीत जाएगा, फिर उस पर अधिकार करेगा, क्या करेगा वो बात की बात है, लेकिन हमें तैयार तो होना चाहिए। तो दोस्तों जो घनानंद है नंदवंश का शासक, ये सत्यो चाणक्य की यहां पर बेइज्जती कर देता है भयंकर तरीके से। कि एक ब्राह्मण हमें बताएगा क्या कि राजा कैसे शासन करता है, एक टीचर हमें बताएगा कि दोस्तों कि हमें कैसे शासन करना है। तो राजा घनानंद जो नंदवंश का राजा है, जो मगध की गद्दी पर बैठा है, ये चाणक्य को भयंकर तरीके से दोस्तों बेइज्जत करके निकाल देता है और कहता है कि तुम हमें मत बताओ, हम अपने हिसाब से संभाल लेंगे। चाणक्य की बेइज्जती होती है दरबार के अंदर, और जब चाणक्य की बेइज्जती होती है तो चाणक्य जाते हैं, और चाणक्य सत्य जाते हैं, जाते जाते सत्य चाणक्य सोचते हैं, कसम खा के जाते हैं कि घनानंद मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा, तब तक मैं तेरे साम्राज्य को न्यस्त नाबूद नहीं कर दूंगा, तुझे खत्म न्यस्त नाबूद गद्दी शासन ध्वस्त ना कर दूंगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। दोस्तों कहते हैं कि एक टीचर जो होता है अगर वो करने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा ही सत्य चाणक्य है, इन्होंने सोच लिया कि मैं एक राजा को जरूर पराजित करूंगा वगैरह वगैरह। तो कहा जाता है कि दोस्तों जब चाणक्य जा रहे थे तो उनको रास्ते के अंदर एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई दिया। वो बच्चा क्या था दोस्तों, अपने सभी साथियों के साथ बैठकर, अपने सभी साथियों के साथ बैठकर एक विशेष प्रकार का गेम खेल रहा था, जहां पर एक ऊंचे चबूतरे पे बैठ के वो बाकी के बच्चों को, साथियों बाकी के बच्चों जो नीचे बैठे थे उनके साथ न्याय कर रहा था, उनके झगड़ों को सॉल्व कर रहा था, उनके साथ साथ विशेष प्रकार की बातें कर रहा था। चाणक्य की नजर उस पर साथियों बच्चे पर पड़ी और चाणक्य समझ गए कि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। चाणक्य समझ गए ये बच्चा बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। चाणक्य इस बच्चे को अपने साथ लेते हैं और बड़ा होकर यही बच्चा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है, और चाणक्य इसको पढ़ाते हैं, चाणक्य इसको राजनीति विज्ञान के बारे में बताते हैं, आखिरकार पॉलिटिक्स क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं, और ये बच्चा साथियों आगे चल के यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो साथियों मौर्य साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो मौर्य साम्राज्य पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप कहानी का दूसरा एक और सार भी जान लो कि सर ये तो ठीक है, आपने बताया कि हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, चाणक्य की इस तरह से बेइज्जती हुई है, चाणक्य उस बेइज्जती का बदला लेना चाह रहे हैं, लेकिन यहां क्या हुआ, इस सिकंदर का क्या हुआ, सिकंदर आया कि नहीं आया ये तो बताओ। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था अच्छी तरह से कि दोस्तों यहां पर हुआ यह था कि 2 नदी मैंने आपको कल बताई होंगी। एक नदी तो मैंने आपसे कहा होगा झेलम। क्या कहा होगा? एक नदी तो मैंने आपको बताई होगी मेरे प्यारे साथियों, झेलम। तो झेलम मैंने क्या बताया था कि झेलम एक ऐसी नदी रही है जहां पर पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ है। तो झेलम जो है ये किस लिए प्रसिद्ध हुई? यहां पर पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ। एक नदी है सत्य ब्यास। क्या नाम है? ब्यास। ये क्या था? तो साथियों सिकंदर की सेना ने इस ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, और उसके पीछे की कहानी मैंने आपको बताई होगी कि ऐसा माना गया, ऐसी अफवाहें उड़ी कि जो भी इस ब्यास नदी को पार करता है वो जिंदा नहीं बचता, और सिकंदर की सेना पहले से ही परेशान थी, सिकंदर की सेना पहले से ही घबराई हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने मगध की सेना बहुत भयंकर है, बहुत तगड़ी है, और उसकी सेना में उसकी जो ताकत है वो हाथी है, और हाथी उतरे सिकंदर के पास हुआ नहीं करते थे, तो सिकंदर की सेना पहले से ही डरी हुई थी। बहरहाल दोस्तों हुआ ये कि सिकंदर की सेना से ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है, और सिकंदर दोस्तों वापस लौट जाता है। आगे जाके सिकंदर की साथियों मृत्यु हो जाती है, और सिकंदर भारत की तरफ नहीं बढ़ पाता। सिकंदर भारत में तो आया लेकिन मगध की तरफ वहां तक नहीं पहुंचा,
साथियों यहां पर क्या हो गया, यहां मगध पर मौर्य साम्राज्य शुरू हो गया। अगर साथियों ये भारत की तरफ बढ़ता तो वो आगे का इतिहास था क्या रहता, लेकिन सिकंदर साथियों यहां से वापस लौट चुका था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो मौर्य वंश पढ़ने वाले हैं, और मौर्य वंश में मैंने आपको बताया कि नंद वंश के अंतिम शासक जिसका नाम घनानंद हुआ करता था, घनानंद को सत्यो पराजित करने का काम कौन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। और चंद्रगुप्त इसी के साथ सत्यो क्या करते हैं, ये मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। तो हमें अब क्या पढ़ना है कि जो नंद वंश का राजा है घनानंद, जब चाणक्य ने कसम खा ली उस बच्चे को लेकर सत्यो चाणक्य आगे बढ़े, तो आने वाले समय पर चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों घनानंद को पराजित किया, और घनानंद को पराजित करके मगध की गद्दी पर अपना आश्रित प्रसिद्ध किया। और दोस्तों चाणक्य ने अपनी ली गई कसम को पूरा किया, इस घनानंद को यहां चंद्रगुप्त मौर्य से हरवाया। घनानंद को किससे हरवाया, चंद्रगुप्त मौर्य से हरवाया। और चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हरा के तो मगध की गद्दी पर बैठता है। और अभी तक जो नंद वंश चल रहा था, मौर्य नंद वंश जो अभी मगध पर शासन कर रहा था, अब दोस्तों मौर्य वंश यहां से शासन करना शुरू करता है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना कर दी है। दोस्तों ये एक ऐसा समय हुआ करता था जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का अगर आप विस्तार देखोगे तो समझ जाओगे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौर्य वंश की स्थापना की और एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना कर दी, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उसके पास गुरु कौन है, उसके पास उसके गुरु हैं दोस्तों चाणक्य। चाणक्य की सूझबूझ से चंद्रगुप्त मौर्य आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने दोस्तों उत्तर दिशा में बात करें तो हिमालय तक अपनी सीमा को लगा दिया। दक्षिण में अगर हम बात करें तो मैसूर तक अपनी बाउंड्री बना दी, और दोस्तों पूर्व में बात करें तो इन्होंने सत्य बंगाल के क्षेत्र तक अपने साम्राज्य को विस्तार कर दिया, और पश्चिम में दोस्तों हिंदुकुश पर्वत तक इन्होंने क्या कर दिया, अपने साम्राज्य को सत्य विस्तार कर दिया। और सत्यो पश्चिम में जो अरब सागर है वहां तक सत्य इनका, मानी उत्तर पश्चिम में तो सत्य हिंदुकुश और पश्चिम में अरब सागर तक अपनी सत्य सीमा को मिला दिया। अब आप एक बात बताओ, सत्य दक्षिण में मैसूर हो गया, अगर हम देखें उत्तर में हिमालय हो गया, सत्य पूर्व में बंगाल हो गया, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत हो गया। समझ गए? तो देखो हिमालय कहां पर है, उत्तर में, वहां तक चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा। मैसूर मतलब दक्षिण में ऊपर से नीचे तक पूरा चंद्रगुप्त मौर्य की सत्य सीमा भारत में। बंगाल से लेकर सत्य हिंदुकुश पर्वत तक चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा, और अरब सागर में भी सत्य अपने साम्राज्य को। मैं ये कह सकता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्य एक समय अखंड भारत का निर्माण कर दिया था। जैसे आज के समय में हम देखते हैं, या मुगलों के समय हम दिल्ली सल्तनत में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि भले ही सत्य दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई भी व्यक्ति शासन कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति सत्य व्यवस्था को चला रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं पहलर दक्षिण भारत में या बंगाल के क्षेत्र में कोई दूसरा भी राजा होता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे के पूरे भारत पर अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया था। और दोस्तों ये एक ऐसे राजा हुए थे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये सत्य चाणक्य की शिक्षा दीक्षा के साथ आगे बढ़ रहे थे, और इन्होंने संपूर्ण भारत पर साथियों अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि अभी तक ऐसा साथियों और कोई राजा कर नहीं पाता था। तो जब हम मौर्य शासन को पढ़ेंगे, जब हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें साथियों क्या क्या पढ़ना होगा। जैसे हमने कहा कि चंद्रगुप्त सबसे पहले राजा है मौर्य के, मौर्य साम्राज्य के सबसे पहले राजा कौन, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद राजा बनेंगे साथियों बिंदुसार। वहां हम क्या पढ़ के आते हैं, बिंबिसार। क्या था, बिंबिसार। यहां क्या है, बिंदुसार। बिंदुसार के बाद सत्य पढ़ना होगा आपको अशोक। हालांकि हम बात करें मौर्य साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो रहता है वो आपका दोस्तों कौन रहता है, बृहद्रथ रहता है। कौन रहता है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक सत्यो बृहद्रथ रहता है। लेकिन आपको सत्यो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। यही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे हम बात करें तो दशरथ मौर्य, संप्रति, सत्यो शालिशुक, देववर्मन और सत्यो सतग्रहण, ये सभी के सभी सत्यो मौर्य साम्राज्य के राजा हैं, लेकिन आपको पहले तीनों से ही आपको पढ़ना होगा। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले हम राजा से शुरुआत करते हैं, जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने सत्यो क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने
मौर्य वंश के सत्य प्रथम शासक हैं और यही सत्य कौन है, संस्थापक हैं, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके मगध के गद्दी पर दोस्तों अपने आप को आसीन किया और मौर्य वंश की नींव मगध साम्राज्य पर डाल दी। किसको, घनानंद को हरा के। दोस्तों मैंने कहा कि इनके जीवन के अंदर चाणक्य का बहुत रोल हुआ करता था और इनके जीवन में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य को चंद्रगुप्त ने दोस्तों अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया था, जिससे समय समय पर चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को बताते रहते थे, समझाते रहते थे और चाणक्य के पास जो नीतियां हुआ करती थी, चाणक्य के पास जो डिसीजन मेकिंग थी वो बहुत जबरदस्त थी, क्योंकि टीचर राजनीति में आया भैया, टीचर राजनीति में आया। तो दोस्तों चाणक्य को क्या बना लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, अपना प्रधानमंत्री बना लिया। समय समय पर चाणक्य जो थे इनको सत्य समय समय पर बताते रहते थे कि कुशल राजा कैसे बन सकता है, उसकी नीतियां क्या होनी चाहिए, सब चीजें सत्य बताई जाती थी। हालांकि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो चाणक्य हैं, इन चाणक्य के दोस्तों 3 नाम मिलते हैं। एक तो चाणक्य खुद हो गया, एक सत्य कौटिल्य हो गया और एक सत्य आपका विष्णुगुप्त हो गया। दरअसल चाणक्य के द्वारा एक किताब लिखी गई है और इस किताब का नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र। ध्यान से सुनना मेरी बात को, किताब का क्या नाम है, किताब का नाम है अर्थशास्त्र। देखने में तुम्हें ऐसे लगेगी कि अर्थशास्त्र सत्य इकोनॉमिक्स की किताब होगी, ये सत्य धन के बारे में बताने वाली किताब होगी, जो चाणक्य के द्वारा इकोनॉमिक्स यानी कि चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी है। ये देखने में ऐसे लगता है कि इसका संबंध सत्य अर्थव्यवस्था से होगा, धन से, मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, तो पैसे मनी की बात होती है। लगता है कि अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई ये धन के बारे में बताती होगी, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ये जो किताब है ये दरअसल पॉलिटी की किताब है। किसकी किताब है, ये दरअसल सत्य पॉलिटी की किताब है, ये राजनीति विज्ञान की किताब है। और जो अर्थशास्त्र है ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। पहला, अर्थशास्त्र नाम की किताब किसने लिखी, जो राजनीति विज्ञान से संबंधित है, आप कहेंगे चाणक्य के द्वारा लिखी गई। दूसरा, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई ये किताब किससे संबंधित है, इकोनॉमिक्स से या पॉलिटी से, तो आप कहेंगे ये पॉलिटी से संबंधित है। मैं आपको बताना चाहूंगा चाणक्य को इस किताब की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों चाणक्य बहुत भयंकर तरीके से घनानंद के दरबार में बेइज्जत होके आए थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया, मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक समय आने के बाद चाणक्य को ऐसा लगा कि यार जब चल घनानंद ऐसा कर रहा था, मेरी बेइज्जती कर रहा था, तो उस समय मैं सक्षम था, मेरे अंदर पावर थी, ताकत थी, ऊर्जा थी, उत्साह था, सब कुछ था। तो मैंने उसकी गद्दी से राजा को हटा के अपना राजा बिठा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठा दिया। आने वाले समय पर हो सकता है कि दूसरा कोई चाणक्य ना रहे, दूसरा कोई चाणक्य ना रहे, तो उस समय अगर कोई राजा ऐसा काम करेगा तो उस राजा के कामों का विरोध करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति जो होगा उसे नॉलेज कहां से आएगी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को तो मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ा दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य भी अगर कोई रहेगा आने वाले टाइम पर तो चाणक्य थोड़ी रहेगा। तो दरअसल क्या किया कि चाणक्य ने उन सभी नियमों का, उन सभी रूल का सत्य एक संकलन बना दिया अर्थशास्त्र के अंदर कि एक कुशल राजा कैसा होना चाहिए। कहते हैं ना कि मैं बहुत चाणक्य नीति जानता हूं, तो वो सब नीतियां इसी किताब के अंदर मेंशन कर दी कि राजा के पास कौन कौन सी नीति होनी चाहिए, कैसे प्रजा को खुश रखना चाहिए, कैसे राजा को सुधार करने चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, उन सभी चीजों का संकलन सत्य इस किताब के अंदर कर दिया और कहा इस किताब को पढ़ के कुशल राजा बना जा सकता है। ठीक है, तो इस अर्थशास्त्र में वो सारी चीजें मिलती हैं जो राजनीति से संबंधित है, जो शासन से संबंधित है, जो एक राजा को पढ़नी चाहिए, वो इस किताब के अंदर चीजें मिलती हैं। इस किताब का इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। बार बार मैं आपको इस बात को बता रहा हूं। किसकी किताब है, चाणक्य की किताब है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त इनके अन्य नाम मिलते हैं। दोस्तों जब घनानंद को सत्य यहां पर हराया तो घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की पुत्री जिसका नाम दुर्धरा हुआ करता था, इस दुर्धरा से भी विवाह कर लिया। तो चाणक्य ने किससे विवाह किया है दोस्तों, घनानंद, वही जिसको हराया।
तो घनानंद की जो बेटी थी नाम था दुर्धरा, उस दुर्धरा से सत्य शादी कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अपने सत्य साम्राज्य को आगे लेके जाते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि कुछ यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को कुछ नाम दिए, जैसे प्लूटार्क इनको साथियों नाम देता है, कहता है एंड्रोकोटस। तो जस्टिन नाम का एक साथियों क्या है यूनानी लेखक है, ये इनको सेंड्रोकोटस नाम देता है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ सत्य एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस किसके नाम हैं? तो दरअसल एंड्रोकोटस और साथियों सेंड्रोकोटस ये दोनों ही दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हैं और ये दिए किसने है? प्लूटार्क और जस्टिन ने दिए हैं। जो यूनानी साथियों क्या है, जो यूनानी लेखक है ये इनको एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस कह के पुकार रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस आया कहां से है? तो जैसे कई सारे इतिहासकार ऐसा लिखते हैं, मतलब कई सारी किताबों में ऐसा मिला है कि ये जो एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस है ये भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज किया करते थे यूनानी लेखक। तो जैसे जब चंद्रगुप्त मौर्य लड़ते थे तो एक हाथ में तलवार लेते तो एक हाथ में साथियों ऐसे प्रतीत होता था जैसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति हो और वो सुदर्शन चक्र चला रहे हो, तलवार चला रहे हो। तो कहने के कृष्ण से भगवान शिव से साथियों इनको कंपेयर करने का काम किया गया है और इनको साथियों एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस कहा जाता था। भगवान कृष्ण को शिव भगवान जो हुआ करते थे उनको, तो उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश की गई है। बहरहाल आप एक सिंपल बात समझिएगा कि एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस किसका नाम है? दोस्तों यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस कहने का काम करते हैं। दोस्तों 1793 के समय पर सर विलियम जोन्स हुआ करते थे जिन्होंने इस बात को सबसे पहले बताया कि ये जो दोनों नाम है ना ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज किए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए पहले सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस समझ में नहीं आया लोगों को, तो दोस्तों फिर सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले बताया था कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस जो हैं ये चंद्रगुप्त के लिए सत्य यूनानी लेखकों ने नाम का प्रयोग किया है। दोस्तों अगर हम बात करें 305 बीसी के अंदर यानी कि 305 ईसा पूर्व में तो सेल्यूकस निकेटर नाम के व्यक्ति ने दोस्तों इस मगध पर अटैक कर दिया था। सेल्यूकस निकेटर एक आक्रमणकारी है जिसने 305 बीसी में इस मगध पर अटैक कर दिया। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं भारत में इस समय शासन कौन कर रहा है? भारत में शासन करने वाला व्यक्ति है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य भला कैसे हार सकता था? मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूं, पिछली क्लासों में बताया होगा कि जब जब इस भारत पर दोस्तों जब इस भारत पर दिल्ली की गद्दी पर या जब भी सेंट्रल पॉइंट के अंदर जब भी कोई एक शक्तिशाली राजा बैठेगा, भारत के आप किसी भी छोर पर अटैक कर देना, भारत के किसी भी कॉर्नर पर अटैक कर देना, आप भारत को हरा नहीं पाएंगे। भारत का दुश्मन चाहे कितना ताकतवर हो जाए लेकिन भारत को हराना संभव नहीं होगा अगर भारत की राजधानी में एक शक्तिशाली नेता शक्तिशाली राजा बैठेगा तो भारत नहीं हार सकता। अरे क्यों नहीं हार सकता? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा भारत की आप स्थिति देखोगे तो हमारा भारत सदैव तीन तरफ से तो ऑटोमेटिक सेफ है। आप देखो यहां से समंदर ही समंदर है, दो तरफ से समंदर हो गया। आप देखो यहां नामचा बर्मा से नंगा पर्वत तक सब तो हिमालय है, तो हिमालय कूद के थोड़ी दुश्मन आ सकता है। दोस्तों भारत को तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस इसी क्षेत्र से सुरक्षा करनी होती है, दुश्मन हमेशा यहीं से आता है। और अगर साथियों यहां एक राजा शक्तिशाली बैठा होगा भारत में, पूरे भारत को ही कंट्रोल कर रहा होगा, तो इस दुश्मन से आराम से निपटा जा सकता है। भारत को कोई भी दुश्मन हरा नहीं सकता। दोस्तों आप देखते होंगे कि जब मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाता हूं तो दिल्ली सल्तनत में आपको क्या मैंने बताया कि साथियों आपने देखा कि साथियों मोहम्मद बिन कासिम भारत पर अटैक किया, मोहम्मद गौरी भारत पर अटैक किया, महमूद गजनबी भारत पर अटैक किया और इवन साथियों गौरी ने आने के बाद तो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दामाद को भारत का राजा बना दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि साथियों भारत के जो राजा थे ना ये आपस में बटे हुए थे। कोई सेंट्रल पावर में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बैठा था जो सत्य पूरे के पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा होता। अगर कर रहा होता तो भारत को उस समय भी दोस्तों ये लोग गुलाम नहीं बना पाते। बाबर ने भारत पर अटैक किया, दोस्तों दिल्ली पर एक इब्राहिम लोदी बैठा है, लेकिन उसके पहले भारत में से राणा सांगा हो गए और अन्य राजा हो गए, वो अपने वर्चस्व के लिए सत्य लड़ाई कर रहे हैं, वो अपने साम्राज्य के लिए लड़ रहे हैं। जबकि वो चाहते तो पूरे भारत पर शासन कर सकते थे राणा सांगा जैसे लोग। तो मैंने कहा कि जब जब भारत क्षेत्रीय शक्तियों में बटा हुआ रहेगा ना इस भारत पर अटैक होंगे और भारत टूटेगा, भारत हारेगा। आप सत्य उस समय देख चुके हो दिल्ली सल्तनत में मुगलों के समय में। आज चंद्रगुप्त मौर्य बैठा है,
आओ सेल्यूकस निकेटर, वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, ग्रांड वेलकम करेंगे आपका। आया सेल्यूकस निकेटर, आया 305 बीसी में, अटैक किया भारत पर। जानते हो क्या हासिल किया चंद्रगुप्त मौर्य ने? क्योंकि बता चुका हूं दोस्तों, चाहे हिंदू कुश पर्वत से लेकर अरब क्षेत्र तक, चाहे दोस्तों उत्तर में हम बात करें हिमालय से लेकर दोस्तों मैसूर तक, पूरे भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है। सेल्यूकस निकेटर की क्या औकात है कि चंद्रगुप्त मौर्य को हरा पाए? अगर यही कोई दूसरा राजा होता और भारत में कुछ और शक्तियां होती, कुछ गद्दार इस सेल्यूकस निकेटर के साथ में मिल जाते, तो हो सकता है सेल्यूकस निकेटर जीतता और भारत पर कुछ लोगों का शासन हो रहा होता, चंद्रगुप्त मौर्य राजा ना होता। लेकिन साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा है, पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य। हुआ क्या कि दोस्तों, जब सेल्यूकस निकेटर ने अटैक किया चंद्रगुप्त मौर्य पे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे दोस्तों बहुत बुरी तरह से पराजित कर दिया। बोले अच्छा तू सिखाएगा क्या हमें? है जिसका प्रधानमंत्री चाणक्य जैसा हो वो सेल्यूकस निकेटर से हारेगा? दोस्तों जब इसकी वीरता को देखा सेल्यूकस निकेटर ने, तो फैन हो गया और जाते जाते अपनी पुत्री, जिसका नाम सत्यो कार्नोलिया या फिर इसे हेलेना के नाम से जानते हैं, इसका विवाह ये सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करके चला जाता है। तो देखो हमारे दुश्मन आते थे, हमारे राजाओं से कितने प्रसन्न होते थे, अपनी बेटियों की शादी राजाओं के साथ कर जाते थे, जैसे सेल्यूकस निकेटर करके चला गया है। बोले भाई साहब रिश्तेदारी तो निभाए रखना, बड़े ताकतवर हुआ। ये सेल्यूकस निकेटर की बात हो गई। दोस्तों इस युद्ध की शर्तों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सेल्यूकस निकेटर हार गया, तो हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कांधार, हेरात और साथियों मकरान का क्षेत्र ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। क्योंकि दोस्तों अब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य काबुल, कांधार, हेरात, सोचो भारत का साम्राज्य कहां तक, काबुल, कांधार तक पहले भारत का साम्राज्य हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। काबुल किसका था? हमारा था। आज हम साथियों बलूचिस्तान के लिए भी लड़ रहे हैं, आज हम बलूचिस्तान के लिए भी लड़ रहे हैं। कभी हमारे भारत के क्षेत्र में काबुल और कांधार तक का क्षेत्र आता था, भारत कभी काबुल, कांधार तक फैला हुआ था। कारण क्या है आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया, बोले ससुर साहब आप टेंशन मत लो, ससुर साहब आप टेंशन मत लो। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी इस सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए कि जाओ अपनी सेना में हाथी वाती रखना। तो क्या किया सत्यो, यहां पर इस सेल्यूकस निकेटर ने मकरान, काबुल, कांधार, हेरात तो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए, क्योंकि सत्यो मगध की सेना के पास हाथियों की क्या कमी थी? मैं आपको बता के आया हूं कि वहां जंगलों की बहुतायता है, और जिसकी वजह से सत्यो मगध की सेना में बहुत हाथी हुआ करते थे। तो 500 हाथी इस सेल्यूकस निकेटर को देख के भेजे हैं चंद्रगुप्त मौर्य कि जाइएगा आप भी खुश रहिएगा। आया, ये हार के गया दोस्तों सेल्यूकस निकेटर, भारत में दोस्तों ये हारा था। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत कुछ समय के बाद मेगास्थनीज को भेजा, और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। बस इसी क्वेश्चन पर स्टार लगा के इंपोर्टेंट रख लेना कि दोस्तों आपसे पूछेगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत पहुंचा। दूसरा, मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे मेगास्थनीज की किताब का नाम है दोस्तों इंडिका। क्या नाम है? मेगास्थनीज की किताब का नाम है इंडिका। इस इंडिका में दोस्तों मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। पूछेगा बताओ इंडिका किसकी किताब है? क्या कहोगे? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज की किताब का क्या नाम है? क्या कहोगे दोस्तों? इसकी किताब का नाम इंडिका होता है। दोस्तों जैन गुरु भद्रबाहु के बारे में मैंने आपको बताया होगा। जैन धर्म जब दो भागों में बट गया था, एक सत्य स्थूल भद्र एक को लीड कर रहे थे, और एक को सत्यो यहां पर आपके भद्रबाहु कर रहे थे, मैंने आपको बताया होगा। फिर मैंने बताया होगा कि भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था? जैन धर्म को अपनाया था। दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा किससे ली? तो भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ली। और अंतकाल कर्नाटक के क्षेत्र में, मैंने बताया था ना जैन धर्म के समय की भद्रबाहु अपने चेलों के साथ, अपने शिष्यों के साथ श्रावण बेगुला में कर्नाटक में चले गए थे। स्थूलभद्र सत्यो अपनी ही जगह पर रहे थे, स्थिर रहे थे, है ना। तो सत्यो श्रावण बेगुला में चले गए जब चंद्रगुप्त मौर्य, तो भद्रबाहु से तो जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ली, और 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से साथियों इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब मैं जैन धर्म पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था संलेखना विधि क्या होता है। जब भूखे प्यासे रहकर दोस्तों अपने प्राणों को व्यक्ति गवा देता है, जैन धर्म के अंदर ये संलेखना संधारा विधि वगैरह चलती है। बात समझ में आई? हाँ भाई,
इतनी बात समझ में आए तो बोलो। समझ में आ गया? तो कौन सी विधि से? संथारा या संलेखना विधि से, या सिलेखना विधि आप इससे कह देते हो। कहां पर? कर्नाटक के श्रावण बेगुला। इस जगह का नाम याद रखना जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण सत्यो छोड़े हैं। और ये किससे शिक्षा ली है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की? तो भद्रबाहु से ली है। आगे चल के पूछेगा कि अशोक ने किससे सत्यो बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? अभी ध्यान रखना, भद्रबाहु से सत्यो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी? जैन धर्म की सत्यो शिक्षा लेने का काम किया है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला जो शासक बनता है दोस्तों, यहां पर मौर्य वंश का बिंदुसार बनता है। और बिंदुसार जो कि सत्य चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के रूप में जानते हैं। और इनकी माता कौन थी? दुर्धरा। और दुर्धरा कौन थी क्या बताने की जरूरत है? दुर्धरा कौन थी क्या बताने की जरूरत है? घनानंद की सत्य यहां पर बेटी, जो इनकी सत्य क्या बनी? यहां पर मां बनी, यानी कि सत्य उनसे पैदा हुआ बेटा था दोस्तों यहां पर बिंदुसार। बिंदुसार साथियों, इसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इसका टाइटल क्या है? इसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। और अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। तो चंद्रगुप्त का बेटा कौन हुआ? चंद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार हुआ। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से कहा जा रहा है। अमित्र घात का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है, बिंदुसार के बारे में, कि दोस्तों सीरिया क्षेत्र जो है ना, सीरिया, वहां के शासक जिसका नाम था एंटियोकस। क्या नाम था? एंटियोकस। एंटियोकस ने अपना राजदूत इसके दरबार में भेजा जिसका नाम है डायमैक्स। तो डायमैक्स किसके दरबार में आया? तो डायमैक्स दोस्तों बिंदुसार के दरबार में आया। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ बिंदुसार के दरबार में कौन व्यक्ति आया? तो डायमैक्स आया। जब डायमैक्स आया तो डायमैक्स आने के बाद डायमैक्स ने दोस्तों सीरिया के बारे में बिंदुसार को बताया। सीरिया के बारे में बिंदुसार को बताया और बताया कि हमारे सीरिया के अंदर कुछ चीजें बहुत फेमस होती हैं। जैसे सब तो वहां अंजीर बड़ी फेमस है, वहां पर मीठी शराब बड़ी फेमस है, वहां के यूनानी दार्शनिक बहुत फेमस हैं। तो जब बिंदुसार को डायमैक्स के द्वारा पता चला कि सीरिया में मीठी शराब, सत्य वहां के दार्शनिक, और सत्य हम बात करें अंजीर, ये बहुत फेमस है। तो दोस्तों यहां पर कहा जाता है कि बिंदुसार ने इन तीनों ही चीजों की मांग कर दी कि हमें भी सीरिया का क्या चाहिए? हमें भी सीरिया की अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक चाहिए। तो दोस्तों कहा जाता है कि सीरिया के लोगों ने सत्यो इस बिंदुसार को अंजीर भी दे दी, मीठी शराब भी दे दी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया। कहा कि दार्शनिक सीरिया के नियमों के अनुसार तो क्रिया विक्रिया की वस्तु नहीं है। तो दोस्तों सीरिया का जब ये व्यक्ति आया डायमैक्स, तो डायमैक्स ने इसको बिंदुसार को बताया कि सीरिया में क्या क्या फेमस है। तो सत्यो यहां अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक फेमस थे। जब इसने कहा हमें तीनों ही चीजें चाहिए, तो बिंदुसार को दो चीजें अंजीर और मीठी शराब तो सीरिया के लोगों ने भिजवाई, लेकिन दार्शनिक नहीं भिजवाया। और इसके पीछे का कारण बताया कि हमारे नियमों के अनुसार सत्य दार्शनिक लोग जो होते हैं वो क्रिया विक्रिया की वस्तु नहीं होते। बात समझ में आई? और बिंदुसार जो हुआ करता था ये दोस्तों आजीविक संप्रदाय का अनुयायी हुआ करता था। कौन सा? आजीविक संप्रदाय को स्वतः फॉलो करने वाला व्यक्ति हुआ करता था। दोस्तों इसी के समय में तक्षशिला के अंदर क्या होता है? जब बिंदुसार गद्दी पर बैठा हुआ था तो इसके समय पर दोस्तों तक्षशिला का जो क्षेत्र है ना, यहां पर दोस्तों विद्रोह हो गया। लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, राजा के खिलाफ सत्य विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया तो तक्षशिला के अंदर जो राजकुमार है, तक्षशिला का जो राजकुमार है, बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम हुआ करता था। क्या नाम था? सुसीम। इसको सुशील मत समझ लेना, सुसीम। तो जिस समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तो तक्षशिला में विद्रोह होते समय बिंदुसार का दोस्तों राजकुमार, बिंदुसार का राजकुमार का नाम सुसीम है, ये उस समय दोस्तों तक्षशिला के अंदर कंट्रोल कर रहा था। लेकिन विद्रोह इतना भयंकर हुआ कि सुसीम से विद्रोह संभला ही नहीं। जब सुसीम से विद्रोह नहीं संभला तो साथियों जब ये विद्रोह को संभालने में असफल रहा तो बिंदुसार समझ गया कि अब सुसीम के बस की नहीं है इस तक्षशिला के विद्रोह को कंट्रोल करना। तब सुसीम ने अपने दूसरे बेटे अशोक को भेजा। बोले बेटा जरा जाना जाके एक बार तक्षशिला की प्रॉब्लम को सॉल्व कर, इससे सुसीम से तक्षशिला नहीं संभल रहा है। अशोक, सम्राट अशोक जिसे आप कहते हो,
अशोक गया और अशोक जब जा रहा है उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल है। ये अवंती के राज्यपाल होने के साथ साथ साथियों तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए जा रहा है। इस सुसीम से संभला नहीं है विद्रोह दबाने के लिए जब अशोक को भेजा तो अशोक ने बड़े क्रूरता के साथ साथियों यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। सुसीम तो अभी कह रहा था अरे भाई साहब मान जाओ, अरे क्यों आपस में तुम लड़ाई कर रहे हो, क्यों गृह युद्ध छेड़ रहे हो, अरे राजा सही है, राजा के खिलाफ क्यों जा रहे हो, वगैरह वगैरह। सुसीम अभी ऐसी बातें कर रहा था। अशोक गया, बड़ा सा मंच तैयार करवाया, बड़ा सा मंच तैयार करवा के सभी तक्षशिला के लोगों को इकट्ठा कर लिया। बोले आ जाओ भाई साहब बात करते हैं। सब लोग आ गए। अशोक ने स्पष्ट कहा कि जितने भी लोग सामने खड़े हो ये बताओ विद्रोह करने वाले कौन हो, जो विद्रोह करने वाले हो इधर आ जाओ, जो शासन से संतुष्ट हो वो इधर हो जाओ, फिर बात शुरू करते हैं, है ना। पहले मैं देख तो लूं भाई कि विद्रोही है कौन कौन, फिर बात करेंगे कैसे क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व करना है क्या नहीं करना, तब बात करेंगे। पहले ये आ जाओ विद्रोह करने वाले इधर आ जाओ सब लोग। सब भीड़ आधी इधर हो गई आधी इधर हो गई। अशोक ने कहा अपनी सेना से तलवार निकालो, सबके गर्दन काट दो, जो विद्रोह है सबके गर्दन काट दो। तलवार निकाली गई, जब भी तो लिखा है कि क्रूरता पूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया। जितने भी विद्रोह थे सबकी गर्दन काट दी। अब बची हुई जनता से फिर एक बार पूछा, एक बार फिर पूछ रहा हूं अगर विद्रोह करने वाले हो तो एक और बार आ जाओ इधर, फिर बात करेंगे। अब उसको तो पता था अभी सारे के सारे मार दिए जितने विद्रोह करने वाले थे, एक ना निकल के आया। बोला अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, जनता बोली भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जाने दो अपने घर। तो इस तरह से अशोक ने क्या किया, इस तक्षशिला के विद्रोह का दमन किया। और दोस्तों बिंदुसार के इस सुसीम पर यह विद्रोह कंट्रोल नहीं हो रहा था तक्षशिला का, लेकिन अशोक जब यहां पर गया तो अशोक साथियों इस विद्रोह को दमन करने में, क्रूरता पूर्वक दमन करने में दोस्तों सफलता प्राप्त करता है, जिसकी वजह से बिंदुसार का अगला राजा जो बनता है इसकी मृत्यु के बाद, वो अशोक इस मगध के सिंहासन पर बैठ जाता है। तो अशोक कितना क्रूर है आपने देख लिया, बहुत भयंकर शासक साथियों अशोक है, जिससे तक्षशिला के विद्रोह को दमन करने का काम किया है। तो अब गद्दी पर कौन बैठेगा दोस्तों, मौर्य वंश का राजा अशोक यहां गद्दी पर बैठेगा। अशोक गद्दी पर बैठा और अशोक का जो जन्म है दोस्तों ये 304 बीसी के अंदर पाटलिपुत्र में इसका जन्म हुआ था। इसका जन्म पाटलिपुत्र के अंदर 304 बीसी में इसका जन्म होता है। और बौद्ध ग्रंथों में ऐसा देखने को मिलता है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को बलि चढ़ा दिया था। 99 भाइयों को मारने के बाद अशोक गद्दी पर बैठा था। तो कितना क्रूर है वो तो तक्षशिला में देख लिया। और यह भी माना जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कि अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद जब साथियों ये अशोक गद्दी पर बैठा था तो सोच लो कितना कट्टर टाइप का व्यक्ति रहा होगा। तो 269 बीसी 269 बीसी में अशोक का राज्य अभिषेक होता है। स्टाल लगा लेना, इसका राज्य अभिषेक पर क्वेश्चन बनता है। और अशोक का नाम, अशोक की मां का जो नाम है वो साथियों यहां पर क्या है, शुभ्रदांगी साथियों इसकी मां का नाम रहता है। शुभदांगी इसकी मां का नाम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। राज्य अभिषेक की डेट याद रखना 269 यानी कि साथियों 269 बीसी में इसका राज्य अभिषेक हुआ है। जब इसका राज्य अभिषेक हो गया तो राज्य अभिषेक होने के बाद दोस्तों 8वें वर्ष मतलब राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष, और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि राज्य अभिषेक के कौन से वर्ष, तो आप या तो 269 में से माइनस कर लेना, है ना, या फिर आप सीधा ही याद रखना कि राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष इस व्यक्ति ने 261 बीसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 261 बीसी में इस व्यक्ति ने दोस्तों कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को दोस्तों बहुत क्रूरता पूर्वक जीतने का काम किया। और इसने इस कलिंग में जो भीषण नरसंहार किया था उस नरसंहार को देखकर इसका हृदय दोस्तों परिवर्तित हो गया। तो कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसने अशोक के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल दिया है। जो अशोक तक्षशिला में इतने सारे लोगों को मरवा के आया है, इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी। जब इसने अपने राज्य अभिषेक के साथ 8वें वर्ष 261 में जब कलिंग युद्ध लड़ा, क्या हुआ 261 में क्या हुआ, तो 261 में दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ। ऐसे ही पूछेगा बताओ कलिंग युद्ध कब हुआ, तो कलिंग युद्ध कब हुआ दोस्तों, ये कलिंग युद्ध जो है ये आपका 261 में हुआ। और इस युद्ध के बाद कहा जाता है कि इस अशोक का दिल बदल गया, दिल पिघल गया, हृदय प्रवर्तित हो गया, हृदय द्रवित हो गया। इसका मतलब है कि इसको समझ में आया यार मैं कर क्या रहा हूं,
इतना कट्टर मैं कैसे हो सकता हूं? क्योंकि जब कलिंग युद्ध में, जब इसने युद्ध समाप्त हुआ, जब कलिंग युद्ध में इसने देखा ना कि चारों तरफ डेड बॉडी ही डेड बॉडी पड़ी है, किसी का हाथ कटा हुआ यहां पड़ा है, उसका पाम कटा हुआ वहां पड़ा है, रथ साथियों गर्दनों से कटी हुओं से टकराते हुए जा रहा है, खून ही खून मैदान के अंदर बह रहा है। इसने देखा कि साथियों कोई भी व्यक्ति जो जिंदा है उसका आधा शरीर कटा हुआ है, वो तड़प रहा है मरने के लिए। तो इसे समझ में आया, यार मैं इतना क्रूर क्यों हूं, मैं इतना क्रूरता पूर्वक युद्ध क्यों किया। और इसने इस युद्ध के बाद दोस्तों अपने आप को समझा लिया कि अब मैं कोई कट्टरपंथी नहीं दिखाऊंगा। ये भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष अपना लेता है, धर्म के रास्ते पर चल जाता है और कहता है अब कोई कट्टरपंथी नहीं चलेगी। मैंने इतने सारे कट्टरपंथी के काम किए। ये अपने आप को साथियों कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह से बदल लेता है। और इसके बाद अशोक ने दोस्तों क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म की शिक्षा साथियों किससे लिया, उपगुप्त से लिया। मैंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया, तो यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, या यह पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने किससे ली है, उपगुप्त से ली है, वहां भद्रवायु हो जाएगा। तो दोस्तों यहां बौद्ध धर्म अपना रहा है, लेकिन बौद्ध धर्म जो था ना, इसका सत्य व्यक्तिगत धर्म था। ऐसा नहीं था कि बौद्ध धर्म के लिए सत्य इसने लोगों को कहा हो कि तुम भी बौद्ध धर्म अपनाओ, नहीं, पर्सनल लेवल पर इसने बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया था। और अशोक ने इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था प्रचार प्रसार करने के लिए। पूछता है कि किसने अपने बेटे और बेटी को संघमित्रा और दोस्तों महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा, तो अशोक ने दोस्तों भेजने का काम किया था। और अशोक ने दोस्तों आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए, क्योंकि इसके पिता किससे संबंध रखते थे, आजीविक संप्रदाय से रखते थे, तो आजीविक संप्रदाय के लिए दोस्तों गया यानी कि बिहार के अंदर तो बराबर की पहाड़ियों का दोस्तों निर्माण करवाने का काम किया। ये पूछेगा कि बराबर की पहाड़ियां कहां पर हैं, बिहार में है, इसका संबंध किससे है, आजीविक संप्रदाय से है, इसका निर्माण किसने करवाया बराबर की पहाड़ियों का, तो अशोक ने दोस्तों इसका निर्माण करवाने का काम किया। यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। यहां तक किसी को कोई समस्या? हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या, जल्दी स्पीड से बताओ। हाँ भाई बोलो। यहां तक बात क्लियर हुई। अब दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं, तो देखो दोस्तों अशोक भारत का ऐसा पहला राजा हुआ है जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से दोस्तों पेश किया है। तो अभिलेख लिखवाने वाला व्यक्ति कौन था, वो सबसे पहला अशोक हुआ करता था। और इसने यहां अभिलेखों की जो भाषा रखी वो प्राकृत रखी और ये 4 लिपियों का प्रयोग करता था, जिसमें से सबसे ब्राह्मी लिपि थी जिसका प्रयोग करता था। ये अभिलेख भारत में मिलते हैं ब्राह्मी लिपि के। किसके? ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहां मिलते हैं? भारत में। 4 लिपि का प्रयोग किया था, इंपोर्टेंट ब्राह्मी ज्यादा होती है। खरोष्ठी लिपि साथियों ये पाकिस्तान के क्षेत्र में जो अभिलेख मिले वो खरोष्ठी लिपि के थे। अरमाइक लिपि जो साथियों अफगानिस्तान में मिले वो अरमाइक लिपि के थे। और ग्रीक लिपि साथियों अफगानिस्तान और उत्तरी सीमा पर मिलने वाले अभिलेख थे। लेकिन इसके ज्यादातर अभिलेख जो थे साथियों वो भारत में जो मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि के हुआ करते थे। और इसकी भाषा पर स्टार लगा लेना, इसके अभिलेखों की भाषा कौन सी थी दोस्तों? प्राकृत भाषा हुआ करती थी। खरोष्ठी लिपि साथियों बाएं से मतलब दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि हुआ करती थी। और सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को जो पढ़ा वो साथियों 1837 में जेम्स प्रिंसिप नाम के व्यक्ति ने पढ़ने में साथियों इनको सफलता प्राप्त करी थी। एक थेलर नाम का व्यक्ति था जिसने इनको खोजने का काम किया था। लेकिन पढ़ा किसने है? जेम्स प्रिंसिप ने साथियों सबसे पहले इन अभिलेखों को पढ़ा है। और अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी रखा है। तो पूछेगा बताओ देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम है? तो आप कहिएगा देव नाम प्रियदर्शी सर अशोक का नाम है। और ये अशोक का नाम हमें देव नाम प्रियदर्शी कहां मिलता है? ये साथियों उसके अधिकतर अभिलेखों के अंदर मिलता है। राजस्थान के साथियों भब्रू अभिलेख में अशोक खुद को मगध का सम्राट बताता है। तो वहां से हमें साथियों अशोक के बारे में यह जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर दोस्तों एक तो आपको याद रखना है 7वां अभिलेख। ध्यान से सुनना, एक तो आपको 7वां अभिलेख याद रखना है। 7वें अभिलेख में क्या खास बात है? 7वां अभिलेख जो है ना अशोक का, जैसे इसने साथियों कुल कितने, इसने साथियों 14 अभिलेख, इसका मतलब है इसके अभिलेखों की संख्या साथियों 14 रही है। कितनी अभिलेखों की संख्या? 14 रही है।
तो वैसे तो हम बात करें से प्रथम अभिलेख में क्या है, तो प्रथम अभिलेख में इसने अहिंसा पर बल दिया है और पशु बलि की निंदा करने का काम किया है, नहीं पूछा जाता उतना आपसे। तो दूसरे अभिलेख में क्या है, इसने मनुष्य के साथ साथ पशु चिकित्सा की चर्चा ये करता है। तीसरे शिलालेख में क्या है दोस्तों, मतलब शिलालेख में पत्थरों पर इसने बातें लिखवा दी है, वो बाद में हमें मिली है। तीसरे में क्या है, इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राज्यों को युक्तक और साथियों प्रदेशक की चर्चा करी है जो धर्म के प्रचार के लिए थे। चौथे शिलालेख में क्या है, इसमें साथियों भैरीघोष यानी कि युद्ध के स्थान पर धम्मघोष की नीति को अपनाया है। मतलब भैरीघोष से धम्मघोष, मतलब पहले युद्ध करता था, बाद में धर्म के रास्ते पे चल पड़ा अशोक। तो पांचवें में क्या है, इसमें साथियों, हाँ सबसे पांचवा, एक सेकंड, ओके, तो दोस्तों पांचवें में क्या है, ये यहां पर साथियों पांचवें वाले का इसका ही साथियों पेस्ट हो गया, मैं इसको अभी ठीक करवा दूंगा, जो तीसरा वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मुख्यतः क्या है, आप ये समझो, मैं आपको बताता हूं कि साथियों सातवां अभिलेख आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, जिसके अंदर ये बात पूछी जाएगी कि ये इसका साथियों क्या है, सबसे बड़ा शिलालेख हुआ करता था। सातवां क्या है, सबसे बड़ा शिलालेख है। एक तो आपको सातवां ध्यान रखना है, दूसरा साथियों आपको जो याद रखना है वो आपको 13वां शिलालेख यहां पर याद रखना है। 13वें शिलालेख में क्या है, क्योंकि 13वें शिलालेख में दोस्तों इससे कलिंग युद्ध की चर्चा के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा सिंपल कि कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक ने किस शिलालेख के अंदर करी है, कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक ने किस शिलालेख में करी है। तो ये दोस्तों आपकी 13वें शिलालेख के अंदर इसकी चर्चा की गई है। ये थोड़ा सा आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसके समय के प्रमुख अध्यक्ष जो हुआ करते थे, जैसे शुल्काध्यक्ष, ये व्यापार से सबसे प्राप्त जो कर होता था उसको एकत्रित करता था। एक पोतवा अध्यक्ष था, ये माप तोल के साथियों मान को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति था। एक सूत्र अध्यक्ष था जो वस्त्र उद्योग मंत्री हुआ करता था। एक सूना अध्यक्ष था जो भूषण खानी और चर्म उद्योग का अध्यक्ष था। एक साथियों लक्षणाध्यक्ष था जो टकसाल से संबंधित था। एक साथियों अश्वाध्यक्ष था जो पता ही चल रहा है कि घोड़ों की देखभाल से संबंधित हुआ करता था। तो इसके अधिकारियों से कभी कभी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, उतना आपके लिए साथियों ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं रहता। दूसरा, अगर हम बात करें साथियों, तो मैगस्थनीज जो हुआ करता था, इससे क्वेश्चन बनेगा कि मैगस्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए एक अलग विभाग था और इस विभाग में दोस्तों 30 सदस्य हुआ करते थे और उच्च अधिकारी को महामात्रा कहा जाता था। महामात्रा क्या था, सेना को देखरेख करने के लिए साथियों एक अधिकारी दल इसने बनाने का काम किया था। तो इतनी बातें साथियों आपको याद रखनी होंगी जो आपके लिए साथियों इंपोर्टेंट होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई, बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक सेकेंड, तो दोस्तों यहां तक बातें समझ में आई। तो दोस्तों अभी आज की क्लास को हम यही रखेंगे और इस क्लास के बारे में मैं आगे भी आपसे डिस्कस कर लूंगा। आगे भी मैं आपसे इस क्लास के बारे में आपको डिस्कस कर लूंगा और आगे की चीजें जो है वो मैं आपको साथियों आगे पढ़ा दूंगा, जो जो चीजें बचती है, ठीक है। तो अभी के लिए साथियों आप छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ कि आज मुझे थोड़ा सा कहीं बाहर जाना है, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इतना जान लो कि जो क्लास का टाइम टेबल है साथियों 9 बजे, ये आपका 10 बजे, साथियों मैं आपके 9 बजे आता हूँ और साथियों मैथ आपका 10 बजे होता है। टेलीग्राम साथियों ये वाला, इस पे पीडीएफ मिलेगी। और दूसरा साथियों आपको पता होना चाहिए कि अभी आपके इस कोर्स पर साथियों ऑफर चल रहा है। अगर आप D100 कूपन कोड लगाओगे तो D100 कूपन कोड लगाने के बाद दोस्तों, सॉरी
सॉरी NY100 क्या रहेगा कूपन कोड, NY100 रहेगा। ठीक है, तो NY100 साथियों ये आपका जो नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि के लिए साथियों एक कूपन कोड लगा दिया गया है। तो इस पर साथियों आई थिंक ये कोर्स जो है आपका 399 में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको 399 में भैया एक जीके का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है ना, तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और कंप्लीट में ही आपको पढ़ाऊंगा। तो जाके इसे एनरोल कर लीजिएगा। साथ के साथ साथियों अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं तो इस पर कूपन कोड NY200 लगा लीजिएगा और ये साथियों आपको ऑफर मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी क्या है कि मैं दरअसल वैष्णो देवी जाऊंगा शायद आज, तो जिसकी वजह से साथियों ये मैं आपको आगे की कुछ क्लास के साथ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दूंगा, तो लोड मत लेना। ठीक है, आपको क्लास टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। एक दो क्लास अगर मिस भी होगी तो आप समझ जाइएगा कि सर वैष्णो देवी गए हुए हैं। ठीक है, तो मिलूंगा मैं आपसे साथियों बहुत जल्दी, एक दो दिन में ही वापस। आपकी क्लास होती रहेंगी, लोड मत लेना। तो कल तो सैटरडे है, तो एप्लीकेशन की क्लास तो नहीं होगी, संडे में भी नहीं होगी एप्लीकेशन की। तो मिलता हूं साथियों अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। ठीक है।